ये सारे फ्रेंड्स सालों बाद सेलिब्रेशन करने के लिए एक लग्जरियस बोट पर जाते हैं, लेकिन समुद्र में पहुंचते ही कुछ ऐसी अनजान चीजें हुई जिससे कि वो पानी में गिर गए और वापस बोट के ऊपर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। सबसे खतरनाक बात तब हो गई जब पानी के अंदर अनजान क्रिएचर्स आ चुके थे। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है कई सारे दोस्तों को दिखाते हुए जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। वो सारे दोस्त अपने आप में ही मिलकर डेटिंग किया करते, जैसे कि एमी डैन नाम के लड़के के साथ और वहीं जैक लॉरेन नाम की लड़की से। इन चारों को आपस में मिलकर एक्सप्लोर करना बहुत ही अच्छा लगता, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता चला गया। उन चारों दोस्तों की पढ़ाइयां खत्म हो गई और वो अपने लाइफ में बिजी हो गए। अब हमें यहाँ पूरे 5 साल बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग एकदम सेटल हो चुके थे। हमें तो एमी दिखाई गई जिसने जेम्स नाम के एक लड़के से शादी कर ली थी। उनकी तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची होती है जिसका नाम सैरा था, और इस समय तो वो दोनों अपनी कार लेकर मैक्सिको की तरफ जा रहे हैं एक बोट के ऊपर। बात ये थी कि उनके एक फ्रेंड डैन नाम के लड़के का बर्थडे था, और डैन वही होता है जिसने शुरुआत में एमी को डेट किया था। और फिलहाल के लिए एमी के हस्बैंड जेम्स को इन चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जैक नाम के उनके फ्रेंड ने लग्जरियस बोट ऑर्गेनाइज की थी पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो सब लगातार अब उसी बंदरगाह की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। सभी ने बोट पर चढ़ने से पहले सारे इक्विपमेंट्स ले लिए और हर एक चीजें अच्छी तरीके से पैक कर ली। एमी और जेम्स अपनी बेटी सैरा की अच्छी तरीके से ख्याल रख रही थी क्योंकि वो अभी काफी छोटी है। लेकिन इससे पहले हमें पता चलता है कि एमी को पानी से बहुत डर लगता है। उसे तो तैरना भी नहीं आता और जब भी वो पानी के अंदर जाती है तो किसी कारण की वजह से बेहोश हो जाती है। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है क्योंकि कई साल पहले एमी के फादर इस तरीके से मारे गए। वो एक सेलर मैन होते हैं जो इसी तरीके से अपना काम कर रहे थे, लेकिन कई साल पहले पानी के अंदर कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसमें वो बहुत बुरी तरीके से डूबकर मारे गए थे। उस मोमेंट के बाद से ही छोटी एमी को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा पानी से। उस समय के बाद एमी ने कभी भी इस तरीके से ट्रेवलिंग नहीं की थी किसी बोट में, पर यहाँ उसके बाकी सारे दोस्त थे तो वो कंफर्टेबल हो जाती है और कैसे भी बोट में चढ़ जाती है। एमी का हस्बैंड जेम्स उसे भरोसा दिलाता है कि हम बहुत एंजॉय करेंगे, तुम बिल्कुल भी कुछ और मत सोचो। इनफैक्ट सिर्फ जेम्स नहीं, इन लोगों का ख्याल हम भी रखेंगे और खुद अपने आप को उस सिचुएशन में रखकर इमेजिन करेंगे कि कैसे उस खतरनाक कंडीशन से निकला जा सकता है। जब सारे फ्रेंड्स इतने सालों बाद जैक के लग्जरियस यार्ड पर आते हैं तो वो बहुत ही शॉक हो गए थे। जैक क्योंकि एक मिडिल क्लास का बंदा था और उसके पास इतनी लग्जरियस बोट कहाँ से आ गई, ये बातें किसी को समझ नहीं रही थी। पर जैसे ही वो सब बोट के निचले वाले हिस्से पर जाते हैं तो पता चला कि जैक वहाँ पर मिशेल नाम की एक लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। वो तो उसके साथ बहुत ही ज्यादा मजे कर रहा था। उसके सभी दोस्तों को जैक की ये हरकतें पहले से ही पता थी कि वो कितने लड़कियों को चेंज करता है। कई साल पहले उसने लॉरेन के साथ रिलेशनशिप बनाया और अब वो मिशेल के साथ है, लेकिन देखकर लग रहा था कि लॉरेन अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है। अब वो सारे फ्रेंड्स जैक को वहीं पर छोड़कर बोट के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ी देर में जैक भी फ्रेश होकर अपने दोस्तों से मिलता है और बहुत ही खुश हो जाता है क्योंकि इतने सालों बाद उनकी बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। लेकिन अब उन सारे फ्रेंड्स का रीयूनियन हो चुका है तो वो बहुत ही ज्यादा एंजॉय करेंगे। सबसे पहले एमी और जेम्स जैक से पूछ रहे थे कि तुम्हें ये लग्जरियस बोट कहाँ से मिली। जैक ये सारी चीजें कुछ प्रॉपर बताता नहीं और मजाक मजाक में बात को टाल देता है। ऐसा लग रहा था कि वो उनसे कुछ बात छुपा रहा है। खैर ये सारी खतरनाक मिस्ट्री तो थोड़ी देर में पता चल जाएगी, बट यहाँ एमी और जेम्स ने अपनी बेटी सैरा की सलामती के लिए सारी प्रिकॉशंस बरते। उन्होंने अपनी बेटी को अच्छी तरीके से बोट के निचले वाले हिस्से में रख दिया और वहाँ पर एक वॉकी टॉकी प्लेस किया। इस वॉकी टॉकी से वो कहीं भी अपनी बेटी से बात कर सकते थे, यानी अगर वो अपने दोस्तों के साथ बोट के ऊपर भी रहेंगे तो भी उनकी बेटी की आवाज सुनाई देती रहेगी। अब होना क्या था, सैरा के सोते ही वो सभी ऊपर की तरफ चले गए एंजॉय करने के लिए। सेम टू सेम पहले की तरह वो बहुत बड़ी पार्टी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। एमी ने भी अब काफी समय बाद ड्रिंक किया था। वो तो इस मोमेंट को रिलेट कर पा रही थी उन दिनों से जब वो कॉलेजेस में पढ़ा करते थे। वो दिन भी क्या दिन थे, ये इमेजिन करके सभी लोग बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं। पर उन सभी को क्या अंदाजा कि एक बहुत ही बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब इस तरीके से लगातार सेलिब्रेट करते हुए मिशेल जैक के पास आती है और उसके कान में कहती है कि हमें पानी में कूदकर मजे लेने चाहिए। ये पानी इतना साफ था कि वो सभी तैर कर बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे। तो अब देर किस बात की थी, जो एक्साइटेड थे वो डायरेक्टली जंप कर जाते हैं पानी के अंदर। सिर्फ अब बोट पर एमी और डैन ही मौजूद थे जो एक समय पर लवर रह चुके हैं। जेम्स भी बाकी लोगों के साथ पानी में कूदकर स्विमिंग कर रहा था। उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि बोट के ऊपर तो कुछ अलग ही चल रहा है। डैन एमी को कन्विंस करता है कि बाकियों के साथ पानी में जाकर हम मजे कर सकते हैं, लेकिन एमी ने उसे समझाया कि कैसे उसे पानी में तैरने से डर लगता है। ये सारा डर पैदाइशी नहीं हुआ था, बल्कि ये उसके फादर के मरने के इंसिडेंट के बाद हुआ है। तब से ही उसने समुद्र के पानी में कदम नहीं रखा। डैन पता नहीं क्यों एमी को मेंटल सपोर्ट देने का ट्राई करता है और बोलता है कि सब ठीक हो जाएगा, बट एमी के क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उसे नहीं तैरना। प्रॉब्लम की बात तब हो गई जब एकदम पागल सा डैन एमी को जबरदस्ती उठा लेता है और कूद जाता है पानी के अंदर। सभी लोग उन्हें देख रहे थे और यही लग रहा था कि दो दोस्त आपस में मजे कर रहे हैं।
लेकिन एमी जैसे ही पानी के अंदर आती है वो अनकॉन्शियस हो गई थी। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं होती और अब तो वो कुछ इमेजिन करने लगी थी। ये वो मोमेंट था जब कई साल पहले वो छोटी हुआ करती और अपने फादर के साथ इसी तरीके से समुद्र में तैरने आया करती। यानी उस समय पर उसका वाटर फोबिया बिल्कुल भी नहीं था। डैन भी एकदम से घबरा जाता है क्योंकि एमी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। उस जगह पर धीरे धीरे बाकी दोस्त और जेम्स भी पहुंच चुके थे जो अच्छी तरीके से एमी को कंफर्टेबल फील कराते हैं। अब उन दोस्तों को कंडीशन का उतना अंदाजा नहीं था, इसीलिए वो सोच रहे थे कि अब बोट पर वापस लौटा जाए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि डैन जब एमी को लेकर नीचे कूदा था तो उसने लैडर या फिर एंकर डाला ही नहीं। अगर उसने लैडर डाल दिया होता तो उसे पकड़कर सभी बोट पर आ जाते, लेकिन यहाँ उस लग्जरियस बोट की हाइट ही इतनी ज्यादा है कि कोई उसके ऊपर डायरेक्टली चढ़ ही नहीं सकता। एंकर भी अगर एक बार नीचे गिरा होता तो वो उसे पकड़कर ऊपर चले जाते। पर डैन को तो एमी को लेकर सिर्फ नीचे कूदना था। वो तो अपना सूद बूद खो चुका होता है एमी को इतने सालों बाद देखकर। पर इस छोटी सी गलती की वजह से अब वो सारे फ्रेंड्स फंस चुके हैं पानी के बीचों बीच। ना तो अब दूर दूर तक कोई जमीन या आइलैंड दिखाई दे रहा होता है और ना ही वो बोट की ऊंचाई को कवर कर पा रहे होते हैं। यानी अब जो खतरनाक घटना उनके साथ घटने वाली थी उसकी शुरुआत हो चुकी है। बोट के अंदर तो सिर्फ एमी और जेम्स की वो छोटी सी बच्ची सैरा मौजूद थी। पता नहीं वो कैसे रह पाएगी, इस बात का टेंशन उसके पेरेंट्स को होने लगा था। जैक, डैन, लॉरेंस सभी ट्राई करते हैं कि वो बोट के ऊपर कैसे भी चढ़ जाए, बट हर बार वो सब नाकामयाब हो जा रहे थे। अब यहाँ लॉरेन के पास डॉल्फिन की शेप का एक एयर बैग होता है जिससे कि पानी पर तैरा जा सकता था। उस चीज को देखने पर डैन और जैक उसे पकड़ते हैं और उसके ऊपर खड़े होकर बोट पर चढ़ने का ट्राई करते हैं, लेकिन उनका वेट बहुत ज्यादा था जिससे कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाते। सभी लोगों में पैनिकिंग मोमेंट क्रिएट होता जा रहा था क्योंकि जितनी देर तक वो पानी में रहेंगे उतना ही उनकी जान को खतरा होता रहेगा। डैन तो अब ट्राई कर रहा था कि वो बोट पर लगे हुए फ्लैग को पकड़ ले और ऊपर चढ़ जाए। कई बार ट्राई करने पर वो फ्लैग को पकड़ तो नहीं पाया, लेकिन आखिर में वो उसके हाथ में आ जाता है। जैक ने जैसे उसे खींचना स्टार्ट किया तो पता चला कि वो बीच में से टूट जाता है। यानी उनका ये प्लान भी एकदम से बेकार हो चुका है। पर वहाँ सबसे अच्छी बात हुई कि एमी को होश आ चुका था और वो पहले से ठीक फील कर रही थी। बट उन सारे दोस्तों को जल्द से जल्द वापस बोट पर लौटने का प्लान सोचना ही होगा। उन सारे लोगों को पानी के अंदर कई मिनट बीत चुके थे लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता। अचानक मिशेल को पैर के नीचे कोई महसूस होने लगा और वो एकदम पैनिक हो जाती है। मिशेल तो जोर जोर से चिल्लाने लगी कि यहाँ पर शार्क आ चुकी है। इससे सभी लोग और ज्यादा डर गए और बोट के पास आने लगे। डैन जब इस बात की क्लैरिफिकेशन के लिए नीचे जाता है तो उसे तो कहीं भी शार्क नहीं दिखाई दे रही थी। शायद जरूर ये मिशेल का वहम होगा जिससे कि वो काफी डरते जा रही है। फिलहाल अभी तो वो सब बहुत ही ज्यादा टेंशन में थे क्योंकि कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होता बोट पर वापस लौटने का। सबसे इम्पोर्टेंट तो एमी के लिए है क्योंकि उसकी छोटी बच्ची सैरा अभी भी बोट पर मौजूद है। अच्छी बात थी कि वो सोई हुई है, लेकिन अगर वो जग जाएगी तो उसे शांत कराना बहुत मुश्किल होगा। एक तरीके से अब इस पूरे प्रोसेस का जिम्मेदार सभी लोग डैन को ठहरा रहे थे क्योंकि उनकी पहले ही बात हुई थी कि एक पर्सन बोट पर रहना ही चाहिए। लेकिन डैन एमी के साथ मजे करने के चक्कर में पानी में कूद गया बिना इस चीज के बारे में सोचे हुए। डैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा क्योंकि सब उसे ही दोष दे रहे हैं। वो तो सिर्फ मजे करना चाहता था अपने दोस्तों के साथ। अब बहुत कम लोगों के पास लाइफ जैकेट होते हैं और मिशेल के पास तो था ही नहीं। इससे तो वो और ज्यादा डरने लगी कि वो सबसे पहले डूब जाएगी। इसीलिए अब मिशेल जो बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी वो एमी का लाइफ जैकेट छीनने की कोशिश करती है। डैन और जेम्स सभी उसे दूर करते हैं और एमी को बचाते हैं। लॉरेन तुरंत ही मिशेल के पास पहुंचकर उसे कंफर्टेबल फील कराती है कि वो कोई गड़बड़ी का काम ना करे। पर यहाँ सभी लोग होपलेस हो गए थे। लेकिन सेम अगर ऐसे ही कंडीशन में कभी हम फंस जाते हैं और हमें कोई चांस नहीं मिलता कि हम इतनी बड़ी बोट पर कैसे चढ़ जाएं, तो इसका सोल्यूशन सेलर एक्सपर्ट्स के पास जरूर होगा जो इस कंडीशन से गुजर चुके हैं। अब यहाँ मरीन एक्सपर्ट्स का सुझाव तो यही होगा कि अगर आपके पास कोई भी वे नहीं है ऊपर चढ़ने का तो सिंपली लग्जरी बोट के ऊपर एक ऐसा पॉइंट खोजने की कोशिश कीजिए जिसे स्टर्न प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी अच्छी खासी बोट्स के अंदर पीछे की तरफ से एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ से आप स्विमिंग या फिर मोटर बोटिंग कर सकते हैं। ज्यादातर वो प्लेटफॉर्म रेयर पार्ट में होता है, लेकिन फिर भी इससे बात ना बने तो हमें ह्यूमन लैडर बनाने होंगे। यानी एक के ऊपर एक चढ़ के ट्राई करना है कि उसके ऊपर कोई पहुंच जाए। जैसे कि इस कंडीशन का एग्जांपल ले ले कि डैन और उसके कई सारे दोस्त वहां पर फंसे हुए, तो डैन अगर किसी लो वेट पर्सन को अपने ऊपर चढ़ा लेगा तो आसानी से उसे ऊपर ढकेल सकता था, जैसे कि लॉरेन या फिर एमी। एक पर्सन एक्स्ट्रा रहना चाहिए जो पानी में मौजूद आदमी को अच्छी तरीके से सपोर्ट दे पाए, नहीं तो ज्यादा वेट होने पर वो तो नीचे ही डूब जाएगा। इन चीजों से भी अगर काम नहीं बन रहा है तो बोट के पीछे वाले हिस्से पर एक प्रोपेलर गार्ड आता है, लेकिन ये वाला भी तभी पॉसिबल हो पाएगा जब इंजन बंद हो, क्योंकि अगर ऑटोमेटिकली प्रोपेलर चालू हो गया तो उसके अंदर कट कर हम मर भी सकते हैं। प्रोपेलर गार्ड थोड़ी ऊंचाई पर होता है तो उसे फुट होल्ड की तरह यूज करके ऊपर चढ़ा जा सकता है। लास्ट में एक ऑप्शन आता है ड्रेन आउटलेट्स का, यानी वो छोटे छोटे छेद जिसे कि हम
हम स्टेप्स बनाकर ऊपर चढ़ सकते हैं। अगर अच्छी तरीके से इन सारी चीजों को सोचा जाए और अप्लाई किया जाए तो वो आसानी से बोट के ऊपर चढ़ सकते हैं। लेकिन लग रहा था कि वो सभी लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो चुके हैं और कुछ सोच नहीं पा रहे। जैक, डैन और उसका पूरा ग्रुप उसी तरीके से पानी के अंदर मौजूद था, पर अचानक उन्हें कुछ रिंगिंग की आवाज आती है। बात ये थी कि बोट के ऊपर जैक का एक कोट मौजूद था जिसमें से फोन रिंगिंग की आवाज आ रही थी, और वो जैकेट एकदम किनारे पर ही होता है, यानी उसे पकड़ा जा सकता था। डैन तुरंत ही वहां चला गया और बिना किसी की मदद के कूदने लगा। थोड़ी देर बाद उसके हाथ में वो जैकेट आ ही जाता है और उस मोबाइल फोन को उठा लेता है। पर प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर थोड़ा सा पानी चला गया था। गीले होने की वजह से वो थोड़ा खराब हो गया, और जैसे ही वो कॉल रिसीव करने जाते हैं तब तक कॉल एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। यानी फिर से उन्होंने एक आखिरी चांस खो दिया है यहाँ से बाहर निकलने का। एटलीस्ट अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता तो वो किसी से मदद मांग सकते थे। सभी लोग एकदम से निराश हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मिशेल एकदम पैनिक हो गई थी। वो तो डैन से किसी भी तरीके से मोबाइल फोन छीनने का ट्राई करती है ताकि वो खुद किसी से कनेक्शन लगा कर देख सके। बट यहाँ उन दोनों के बीच काफी हीटअप मोमेंट क्रिएट हो जाता है, और अब तो डैन ने गुस्से में आकर वो फोन ही दूर फेंक दिया था, यानी वो फोन ऑटोमेटिकली डूब चुका होगा। पर यहाँ डैन के पास एक प्लान था। उसके पास जैक का एक कोट मौजूद होता है, तो उसने कहा कि हम अपने बॉडी पर जो जो कपड़े पहने हैं उसे थोड़ा थोड़ा निकालकर एक रस्सी बनाएंगे। इस रस्सी को हम बोट की रेलिंग पर फेंकेंगे और उससे चढ़ने का ट्राई करेंगे। लेकिन सभी लोग इससे सहमत नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने कपड़े निकालने पड़ेंगे जो आखिरी उनके तन बन को ढक कर रखे हुए हैं। ऐसे तो सारी चीजें सभी को दिखाई देने लग जाएंगी। अब यहाँ उनके बीच डिस्कशन चलते ही रहती है। भी पता चला कि साइड से एक और बोट जा रही है। सभी लोग उसे आवाज देने लगे और हाथ दिखाते हैं कि उन्हें बचा लो। लेकिन बाद में पता चला कि जब वो बोट उनके क्लोज से जा रही थी तो उस पर भी कई टूरिस्ट ने उन्हें देख लिया था। लेकिन उन सभी टूरिस्ट को ऐसा लगता है कि ये लोग पानी में मजे कर रहे हैं और उन्हें वेव करते हुए काफी खुश हैं। यानी उनके डिस्ट्रेस सिग्नल को उन्होंने एंजॉयमेंट का सिग्नल समझ लिया। सारे टूरिस्ट अपनी दूसरी बोट लेकर काफी आगे निकल गए, यानी ये भी मौका उन लोगों के हाथों से चला गया। एमी भी अब बहुत ज्यादा उदास हो जाती है, और उन लोगों के पास डैन का प्लान अपनाने की सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। यानी वो कपड़ों को निकालकर एक दूसरे से बांधेंगे और ऊपर चढ़ने का ट्राई करेंगे। जैक के पास एक नाइफ होती है जिसे वो निकालकर कपड़ों को काट रहा था। किसी को नहीं पता कि जैक ने ये नाइफ अपने साथ रखी क्यों थी। जल्द से जल्द उन्होंने जितने भी कपड़े निकाले उसे काट कर एक लंबी रस्सी बना दी। अब उसी रस्सी से डैन, जैक और जेम्स ट्राई करते हैं कि वो रेलिंग के ऊपर फेंक कर उसके ऊपर चढ़ने का ट्राई करे। तो वो धीरे धीरे चढ़ तो जा रहे थे, लेकिन वो कपड़ा बाद में फट जाता है। ऑब्वियसली वो इतना ज्यादा वेट झेल नहीं सकता। बेचारी उन लोगों की ये मेहनत भी काफी ज्यादा नाकामयाब होती जा रही थी। जैसे जैसे कुछ घंटे बीतते हैं उनके अंदर स्टेमिना भी खत्म होता जा रहा था। ना ही उन्होंने कुछ खाया है, और इतने समय तक पानी में रहने के बाद उनकी एनर्जी तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन ज्यादा समय तक पानी में रहने के लिए एक्सपर्ट द्वारा बताई गई एक और टेक्निक होती है। इसमें हमारी एनर्जी भी कम लगेगी और ज्यादा समय तक हम टिक पाएंगे। एक्सपर्ट्स के बताए गए वे के अनुसार हमें पानी पर उल्टा लेट जाना है, और इस तरीके से लेटना है कि हमें स्टार फिश का फॉर्मेशन बनाना है। अपने हाथ ऊपर की तरफ रखिए और पैर ऐसी फॉर्मेशन में कि आप अपने आप को एकदम सिकोड़ना चाहते हो। इस फॉर्मेशन का यूज इसी तरीके से किया जाता था ताकि आप ज्यादा समय तक पानी में सरवाइव करो और फिर बाद में रेस्क्यू टीम आपको ढूंढते हुए वहां पहुंच जाए। पर यहाँ जरा से भी होप ना बचने के कारण जेम्स तुरंत ही एक चाकू लेकर प्रोपेलर के पास चला जाता है। उसके दिमाग में कुछ प्लान था, और देखकर लग रहा था कि वो हमारे एक्सपर्ट द्वारा बताई गई टेक्निक को ही फॉलो करने जा रहा है, यानी प्रोपेलर के स्टैंड के ऊपर पैर रखकर ऊपर चढ़ना। बट अचानक जेम्स के हाथ से उसका नाइफ छूट जाता है। नाइफ लगातार नीचे की तरफ जा रहा था, इसीलिए जेम्स तुरंत ही उसे पकड़ने के लिए और दूर जाने लगा। उसने नाइफ तो ले ली थी, लेकिन उसे सांस नहीं आ रही होती, तो वो तेजी से ऊपर आया और उसका सर प्रोपेलर के ऊपर लग गया। इतने भारी प्रोपेलर की वजह से उसके सर पर चोट लगी थी। जेम्स जैसे ही बाहर आता है तो एमी ने उसके कान से खून निकलता हुआ देखा। वो तो होश में भी नहीं था, यानी उसे इंटरनल इंजरी हुई है और इस समय पर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है ताकि वो ठीक हो जाए। जेम्स ने वो नाइफ बाकियों को दे दिया जो उसका यूज कर सके। अब पता नहीं वो इस नाइफ से क्या करने वाले हैं, लेकिन देखकर लग रहा था कि जेम्स के पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है। जैक ने तुरंत ही जेम्स के हाथ से वो नाइफ ले ली और सीधा उसे स्टैब करने लगा बोट के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा था कि नाइफ से बोट के अंदर एक सुराग बनाने पर वो उसे पकड़कर ऊपर जा सकता है, पर इससे उन्हें अंदाजा नहीं था कि बोट में छेद होने के कारण वो तो डूब भी सकती थी। इन रीजंस की वजह से डैन जैक को रोकने के लिए चला गया कि ऐसा मत करो। दोनों के बीच अब काफी ज्यादा हीटअप मोमेंट क्रिएट हो गया और वो दोनों तो लड़ाई भी करने लगे थे, क्योंकि जितना देर तक वो पानी में टाइम बिताते जाएंगे उनकी जान खतरे में होगी। डैन और जैक एक दूसरे से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जेम्स की हालत खराब हो रही थी। अच्छी बात होती है कि एमी उस जगह पर थी जो जेम्स का ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ पर
तो बहुत ही ज्यादा गलत हो गया। डैन और जैक जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, अचानक ही वो नाइफ एक्सीडेंटली जैक के पेट में घुस जाता है। जैक को इससे बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और वो कुछ भी सह नहीं पा रहा था, मानो कि अब उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। डैन भी एकदम से चौंक गया क्योंकि उसका जरा भी इंटेंशन नहीं था इस तरीके से जैक को चोट पहुंचाने का। वो भी एकदम शॉक होकर नाइफ निकाल लेता है, पर यहाँ काफी देर हो चुकी थी और उनके पास कोई मेडिकल किट भी नहीं होता जिससे वो जैक को ठीक कर सके। जैक का बहुत सारा ब्लड पानी में गिर चुका होता है, यानी उसे कमजोरी होने लगी थी। सभी लोग डैन के ऊपर काफी गुस्सा होते हैं, पर सबसे पहले जैक को पकड़ रहे थे। बेचारे जैक को मेडिकल इमरजेंसी में मदद ना मिलने के कारण वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। अब उन्हें और ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि पानी में खून बह रहा होता है और कई सारे खतरनाक जानवर जो पानी में रहते हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यानी उससे पहले उन्हें वहां से बाहर निकलना ही होगा। घायल पड़ा हुआ जैक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लॉरेन के साथ होता है और उससे कहता है कि वो हमेशा से तुम्हें ही प्यार करता था, लेकिन लाइफ में आगे बढ़ने के चक्कर में उसने बहुत सारी गलतियां की और एक तरीके से उसकी सजा उसे मिल रही है। मिचेल नाम की जैक की करंट गर्लफ्रेंड तो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। वो अब इस पूरे ग्रुप वालों के साथ रहना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए बिना किसी सपोर्ट के वो दूर जाने लगी। बाद में पता चला कि मिचेल एकदम थक कर पानी में डूबते जा रही है। डैन उसे बचाने तो जाता है लेकिन उसमें कामयाब नहीं होता, यानी मिचेल भी खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर तक जैक लॉरेन के पास तो था, लेकिन उसकी भी जान आखिर में चली ही गई। लॉरेन बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगी और रोने भी लग जाती है, यानी उस जगह पर अब एमी, जेम्स, डैन और लॉरेन ही बचे हुए हैं। ऊपर की तरफ से तो वॉकी टॉकी में एमी के बच्चे की आवाज भी आने लगी थी, यानी सेरा जग चुकी है। ऊपर की तरफ कोई भी नहीं था, इसीलिए एमी को किसी भी हालत में अपनी बेटी के पास जाना था। सबसे पहले तो जेम्स डैन के पास आकर उसे दोष देने लगता है। वो उस पर बहुत ही गुस्सा था क्योंकि हर एक चीजें उसकी वजह से ही गलत हो रही हैं। डैन ने ही यहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए बुलाया और शुरुआत से ही गलतियां पे गलतियां करते जा रहा है। जेम्स को चोट लगी हुई थी, लेकिन वो डैन को और ज्यादा मारता जा रहा था। डैन एकदम शॉक में होता है, वो पलट जवाब नहीं दे रहा था, पर तभी अचानक उसके बीच में एमी आ जाती है। एमी अपने हस्बैंड जेम्स को पीछे हटा रही थी क्योंकि ये मोमेंट लड़ाई करने का नहीं है, बल्कि उन्हें कोई सोल्यूशन सोचना पड़ेगा यहाँ से निकलने का। अब जेम्स यहाँ पर इस तरीके से अपनी वाइफ एमी को डैन की प्रोटेक्शन करते हुए ये सोच रहा था कि ये उसकी साइड क्यों ले रही है। उस मोमेंट पर जाकर जेम्स को पता चला कि कई साल पहले एमी और डैन एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और शायद इस रीजन की वजह से ही एमी डैन को प्रोटेक्ट कर रही है। जेम्स को इससे बहुत बुरा लगता है और वो तो रोने भी लगा। उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। डैन तो अब इन सारी चीजों की वजह से बहुत रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उसने शुरुआत से ही सब कुछ गलत किया है। ना ही उसने रूल तोड़े होते और एमी को लेकर पानी में कूदा होता और ना ही वो सब यहाँ पर फंसे रह जाते। डैन ने तो सिर्फ यही सोचा था कि वो एमी को इम्प्रेस करेगा और उसके साथ आगे चलकर रिलेशनशिप वापस से बनाएगा, क्योंकि उसे पता था कि एमी भी डैन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। बट वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का डिसाइड कर चुकी थी। डैन खुद कर रोने लगा कि गलती से उसके दोस्त की भी जान चली गई। अगर वो उसकी बात मानकर बोट पर स्टैप करते हुए ऊपर जाने का रास्ता बना लेता तो अब तक वो पहुंच जाते, लेकिन अब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा होता है और 2 लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी थी। खैर मिशेल तो उनकी दोस्त नहीं थी, लेकिन जैक जो उनका इतना पुराना दोस्त था वो उनकी आंखों के सामने मर जाता है। उसकी डेड बॉडी को अब आगे बढ़ा दिया गया और वो सभी लोग उसी जगह पर वेट करते रहे। देखते ही देखते उन्हें पानी के अंदर कई घंटे बीत जाते हैं। ऊपर की तरफ से सूर्य की झुलसा देने वाली गर्मी आ रही थी तो नीचे की तरफ ठंडा पानी होता है। उन लोगों की बॉडी तो डिहाइड्रेट भी होने लगी थी, जिससे कि बुरी हालत होती है। एमी की बेटी सेरा लगातार बोट पर चिल्लाते जा रही थी, जिससे कि रेडियो पर आवाज आती है। एमी ने तो जोर से चिल्लाकर उसे शांत कराने की भी कोशिश की, पर वो शांत नहीं होती। अब इतने देर तक वेट करने के बाद जब कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो लॉरेन सोचने लगी कि वो किनारे पर जाने का ट्राई करेगी तैरते हुए और कोई मदद लेकर आएगी। सभी को पता था कि ये प्लान बहुत ही खतरनाक है। दूर दूर तक कोई किनारा नहीं दिखाई दे रहा था और पता नहीं कि वो कहीं पर पहुंच भी पाएगी कि नहीं, लेकिन इस जगह पर रहना भी इतना खतरनाक है तो एटलीस्ट वो ट्राई करके मरे। बट यहाँ जेम्स की हालत और ज्यादा खराब हो चुकी थी। बार बार वो अनकॉन्शियस हो जा रहा था, इसीलिए एमी उसकी देखरेख करती है। इस मोमेंट पर एमी को यही प्लान अच्छा लगा जो कि जैक ने बताया था, यानी उस चाकू की मदद से बोट में छेद कर देना और उसी छेद से ऊपर चढ़ जाना। बाद में वो अंदर की तरफ से उस छेद को बंद कर देंगे ताकि पानी अंदर ना आए। पर यहाँ प्रॉब्लम थी कि डैन और जैक का जब झगड़ा हो रहा था तो वो नाइफ नीचे गिर गया होता है, यानी वो यहाँ से पानी के एकदम तल तक होगा तो उसे ढूंढना पड़ेगा। जब ये बात डैन को बताई गई तो वो तुरंत ही तैयार हो गया उस नाइफ को ढूंढने के लिए, यानी वो खुद रिसर्च करेगा और चारों तरफ उस नाइफ को ढूंढेगा। अब से बोट के पास
पास एमी और जेम्स बचे हुए थे। जेम्स अब धीरे धीरे इतना ज्यादा कमजोर हो चुका था कि एमी बिल्कुल भी सोच नहीं पाते कि ठीक कैसे करे। उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, नहीं तो वो शायद बच भी नहीं पाएगा। फिर भी एमी किसी भी तरीके से उसे जगाए रखती है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वहाँ पर बारिश भी आने लगी। बारिश की वजह से उन्हें थोड़ा पीने का पानी मिलता है जो कि एकदम प्योर था। लेकिन एमी ने ये कभी नहीं सोचा था कि जिसके साथ उसने शादी की थी और लाइफ बिताने का वादा किया था, वो इस कंडीशन में उसे छोड़कर चला जाएगा। यानी कि ये सच्चाई थी कि जेम्स अब मर चुका है। एमी इतना ज्यादा रो रही थी और कन्विंस करती है कि ये रियलिटी ना हो, लेकिन अब इस बात का कोई भी फायदा नहीं, जेम्स मर चुका था। दूसरी तरफ डैन तो कैसे भी करके नाइफ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसने कई घंटों तक ट्राई किया डुबकी मारकर, बट पानी इतना धुंधला था कि कुछ दिखाई न दे। बेचारी एमी का रो रो कर बुरा हाल था, बट उसे आगे बढ़ना होगा अपनी बच्ची को बचाने के लिए। बहुत टफ डिसीजन लेने के बाद एमी ने जेम्स को आगे बढ़ा दिया, यानी उसकी डेड बॉडी अब दूर कहीं चली गई थी। सिर्फ अब एमी के दिमाग में ये था कि उसे अपनी बच्ची को बचाना है। एमी को कुछ भी समझ नहीं रहा था कि इस कंडीशन में अब वो खुद को कैसे बचाए, क्योंकि उसका हस्बैंड तो मारा जा चुका है। अब शायद वो यही सोचने लगी थी कि वो भी मर जाएगी और उसकी बेटी भी अंत में जाकर खत्म ही होगी। वो बारिश अब कन्वर्ट हो चुकी थी एक बहुत ही बड़े तूफान में, जो कि बड़ी बड़ी लहरें बनाते जा रही थी। अचानक अब पानी के अंदर से डैन बाहर निकलता है, जिसे कि काफी चोट लगी थी। इतनी कोशिश के बावजूद भी उसे कोई भी नाइफ नहीं मिला होता और शायद वो लोग इस तरीके से ही मरने वाले हैं। एमी किसी भी तरीके से डैन को पकड़ती है, क्योंकि अब वो दोनों ही बचे हुए थे। पता नहीं लॉरेन जो मदद मांगने गई थी वो जिंदा भी बची है कि नहीं। तुरंत ही अब वो दोनों बोट के पास आते हैं और डैन एकदम कंफर्टेबल होकर अपने ग्लासेस निकालता है और उसे जोर जोर से बोट के ऊपर मारने लगता है। ये इसलिए ताकि विदाउट नाइफ के भी वो बोट में थोड़ा सा छेद कर सके। बहुत जोर से ट्राई करने के बावजूद भी उसमें कोई छेद नहीं होता। इनफैक्ट डैन के हाथ पर काफी ज्यादा चोट लग जाती है, यानी ये वाला वे भी एकदम से बेकार था और उन्हें कोई रिजल्ट नहीं दे रहा था। एमी भी कोने कोने पर जाकर चेक कर रही थी कि कौन सा कमजोर हिस्सा है जहाँ छेद आराम से किया जा सके, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं देता। पता नहीं वो सब अपनी जान बचा भी पाएंगे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर डैन, जिसके हाथ पर काफी भारी चोट लगी हुई थी, वो अभी भी हार नहीं मानता। उसने अपने ग्लासेस निकाले और उसे तोड़कर एक नुकीला हथियार बना लिया। सबसे पहले उसने बोट पर मौजूद एक बहुत ही सॉफ्ट एरिया देखा जो लकड़ी से बना हुआ था, इसीलिए अब उसने नुकीले ग्लासेस की मदद से बहुत ही जोर से वार किया, जो सीधा उस बोट के ऊपर जाकर लग जाता है और ये फाइनली उसके अंदर घुस गया था, यानी एक स्पेस बन गया होता है जिसे वो पकड़कर लटक सकते थे। तुरंत ही डैन ने एमी को बुलाया, जो कि दूसरी तरफ थी। उन दोनों को थोड़ी सी राहत मिलती है कि एटलीस्ट वो किसी को पकड़कर ऊपर चढ़ सकते हैं। तो डैन ने यहाँ पर साफ एमी को समझाया कि तुम्हें मेरे ऊपर चढ़ते हुए बोट की रेलिंग्स को पकड़ना है, जिससे कि हम ऊपर आराम से जा सकते हैं। कहने में तो ये बहुत आसान लग रहा था, लेकिन एमी ने जब डैन के ऊपर अपने पैर रखे और ऊपर चढ़ने का ट्राई किया तो बारिश होने के कारण वो बार बार फिसल जा रही थी। कई बार इसी तरीके से वो ट्राई करते रहे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकलता। सिर्फ एक बात क्लियर थी कि डैन के हाथ पर जो चोट लगी होती है वो और ज्यादा गहरी होती गई। पर डैन यहाँ पर एमी को बिल्कुल भी रुकने के लिए नहीं कहता है, क्योंकि इस समय उनका ये डिसीजन बहुत ही मायने रखता था दोनों की लाइफ के लिए, खास करके एमी की बच्ची सैरा के लिए। इसीलिए वो अपनी बच्ची का नाम सुनकर एमी के अंदर अलग ही जोश आता है और उसने बार बार ट्राई करते हुए आखिरकार उन रेलिंग्स को पकड़ लिया था। डैन के पुश करने पर वो किसी भी तरीके से ऊपर चढ़ जाती है। डैन भी इससे एकदम सेटिस्फाई हो गया और पीछे आ जाता है, यानी आखिरकार वो सब बच जाएंगे। एमी सबसे पहले अपनी बच्ची को देखना चाहती थी कि वो ठीक है कि नहीं, पर जाते जाते उसने स्टेयर वाला केसेस ऑन कर दिए जिससे डैन ऊपर आ जाए। यानी डैन को भी पूरा चांस था कि वो अपनी जान बचा ले, पर उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। डैन ये सोच रहा था कि उसकी गलती की वजह से इतने लोगों की जानें गईं, तो देखा जाए तो इस तरीके से उसे जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। अगर वो यहाँ से बच जाएगा तो पूरी जिंदगी इसी गिल्ट में गुजारेगा कि उसने अपने दोस्तों की जान ली। इसीलिए डैन मौका मिलने पर भी बोट के ऊपर नहीं चढ़ता और पानी में चला जाता है। एमी तुरंत ही अपनी बेटी सैरा के पास पहुंची और उसे अच्छी तरीके से कंफर्टेबल कराती है। वो खुश थी कि उसकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, यानी अब वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर निकल पाएगी और उसका फ्यूचर उज्जवल करेगी। थोड़े देर बाद एमी को फील होता है कि डैन अब तक बोट पर नहीं आया। वो तो उसे आवाज देते हुए जब बाहर की तरफ आती है तो आसपास भी डैन दिखाई नहीं दे रहा था। एमी जोर जोर से डैन को चिल्लाने लगी और तभी उसे डैन का सिर दिखाई देता है। यानी एमी को भी समझ जाता है कि डैन ने डिसाइड कर लिया है कि वो अपने आप को मार देगा। एमी ने तो तुरंत ही डैन को बचाने के लिए एक एयर जैकेट फेंक दिया ताकि उसके अंदर वो आ जाए, बट देखने से साफ पता चल रहा था कि डैन खुद ही नहीं बचना चाहता और पानी के अंदर चला जाता है। एमी भले ही जिंदगी में आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जो पल उसने डैन के साथ बिताए थे उसे सब याद आने लग जाता है। और अब वो एमी जिसे पानी में तैरने से बहुत ज्यादा डर लगता था, वो कैसे भी हिम्मत जुटाती है
और डैन को बचाने के लिए तुरंत पानी में कूद जाती है। उसे अपने फादर की भी मेमोरीज फ्लैशबैक हो रही थी कि कैसे वो उसे तैरना सिखाते थे। भले ही उसके फादर की मृत्यु हो गई, लेकिन इस समय एमी के दिमाग में सिर्फ ये था कि वो डैन को बचाए। डैन जो डूबता जा रहा था, एमी उसे पकड़ती है और पानी से बाहर निकालती है। यानी देखकर यही लग रहा था कि एमी ने अपने डर को कॉन्कर कर लिया है। अब शायद आगे चलकर वो कभी भी पानी में तैरने से डरेगी नहीं। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है और उनकी बोट के पास एक फिशरमैन की बोट आ रही थी। फिशरमैन थोड़ी देर तक वहां पर देखता है, लेकिन उस जगह पर कोई था नहीं, इसीलिए वो चला गया। पर बाद में हमें पता चला कि सैरा रो रही है और एमी उस जगह पर खड़ी है। एमी ने नजर घुमाई तो सामने की तरफ डैन पड़ा हुआ था बेहोशी हालत में। यानी एमी ने डैन की जान बचा ली थी। उनके पास तो अब बोट भी है, यानी वो यहाँ से बाहर निकल सकती हैं। और हमारी भी कहानी इसी दर्दनाक एंडिंग के साथ यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।